हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। रैखिक गति के लिए हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग पढ़े थे इसके पहले, और उसके आगे तो जिस देखिए पथ में गति के लिए इसमें हम लोग देखेंगे आज गति कितने प्रकार के हो सकते हैं, गति कैसे कैसे स्थितियों में होती हैं या हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग गति में थोड़ा सा इसको देखें कि गति कितने प्रकार की बीमाओं में हो सकती है। तो एक बीमीय गति मतलब एक ही बीमा में गति हो रही है। एक ही बीमा मतलब जैसे कि ये बीमाएं होती हैं, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और इसके साथ जो है जेड अक्ष जुटा हुआ है। तो इस प्रकार कोई वस्तु जो है एक्स, वाई या जेड, इसमें से किसी एक अक्ष के अलॉन्ग या दो या तीनों अक्षों के अंदिश चल सकता है। उसी के अनुसार जो उस वस्तु के गति का निर्धारण किया जाता है। यदि कोई वस्तु केवल एक अक्ष के अंदिश चल सकता है तो उसे हम लोग एक बीमीय गति कहेंगे। एक अक्ष मतलब एक्स अक्ष की दिशा में या वाई अक्ष की दिशा में या जेड अक्ष की दिशा में। जैसे ऊपर से किसी वस्तु को गिरने के लिए ऐसे छोड़ दिया जाए तो वस्तु सीधे एक रेखा में नीचे गिरते हुए चला जाएगा। तो इस प्रकार की गति को हम लोग एक रेखीय गति कहेंगे, एक बीमीय गति कहेंगे। दूसरा कि हम लोग जब समतल पे चलते हैं तो समतल पे चलते समय हम लोग लंबाई के भी अंदिश चलते हैं, चौड़ाई के भी अंदिश चलते हैं। मान लीजिए ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, तो इसमें लंबाई चौड़ाई दो राशियाँ आ रही हैं। गति इसके अंदिश हो रहा है, लेकिन एक ही साथ हम लोगों में लंबाई भी मिल रहा है, चौड़ाई भी मिल रहा है। इस प्रकार की गति को हम लोग द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे हम लोग जो चलते हैं या फुटबॉल जो पृथ्वी पर गेंद जो पृथ्वी पर लुढ़कता है, ये द्विविमीय गति है। कोई वाहन जो द्विविमीय गति भी चलता है। और एक बीमीय गति, जैसे मान लीजिए एक रस्सी बंधा हुआ है, इस रस्सी पर कोई कीड़ा जो ऐसे चल के जा रहा है, तो इसकी जो गति का पथ होगा वह इसी पे आगे की ओर जाएगा या पीछे की ओर जाएगा। इसी पे आगे या पीछे चलने की वजह से इसका जो गति की जो दशा है उसको हम मानेंगे एक बीमीय है, लीनियर मोशन है। ये कीड़ा जब पृथ्वी पर उतर के चलने लगेगा किसी समतल में तो द्विविमीय हो जाएगा। और यही जब ये स्पेस में उड़ना शुरू कर देगा तो लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी ऑब्जर्व करेगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों राशियाँ उसमें सम्मिलित हो रही हैं तो ऐसी गति जो है त्रिविमीय गति कहलाती है। तो ये प्रकार इस तरह से जो है हम लोगों को तीन प्रकार की गतियाँ देखने को मिलती हैं, एक बीमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। इस 1, 2 या 3 डायमेंशनल मोशन में हम लोग समय के साथ वस्तु की स्थिति में अंतर आता है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गतिशील है, और समय के साथ वस्तु स्थिर है, उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वस्तु की अवस्था को विराम की अवस्था मानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसमें देखेंगे। तो अब इसमें हम एक नया कंसेप्ट ला रहे हैं, दूरी और विस्थापन। दूरी और ये 9th में भी बताया गया है, विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस पर ज़्यादा समय न देते हुए इसको आप पहले से भी अच्छे से जानते हैं, इसको थोड़े में समझने की कोशिश किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु जो है 3 मीटर पहले एक दिशा में ए से बी की ओर चला, और फिर यही वस्तु जो है 4 मीटर जो है बी से सी की दिशा में चला। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति थी ये, अंतिम स्थिति हो गई सी। तो चूँकि ये पूरा लंबवत दिखाया गया इसलिए ये 3 का, ये 4 इकाई का होगा, तो ये 5 इकाई का होगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्लियर है। तो वस्तु ने कुल कितना दूरी तय किया, तो तय और दूरी मतलब वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। वस्तु के द्वारा चली गई कुल लंबाई को जोड़ दें तो उसको हम लोग दूरी कहते हैं। तो ये दूरी मतलब ये और ये मिल के दूरी होगा, यानी कि वस्तु के द्वारा चली गई दूरी का जो मान होगा वह होगा 3 मीटर और 4 मीटर, तो ये हो जाएगा कुल 7 मीटर। वस्तु के द्वारा चली गई दूरी हो गई 7 मीटर। और विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन जो है वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति का जो अंतर होता है वही जो होता है वस्तु का विस्थापन होता है। अंतिम और प्रारंभिक, तो प्रारंभिक ए को 0 माने तो कहाँ पहुँच गया, सी पर, जो ए से 5 मात्रक की दूरी पर है, इसलिए विस्थापन इस स्थिति में होगा 5 मीटर। देखिए विस्थापन 5 मीटर और यहाँ पे ये दूरी जो है 7 मीटर।
तो ये दो अलग अलग राशियाँ हैं। भौतिक रूप में दूरी और विस्थापन दो शुद्ध रूप से अलग अलग राशियाँ हैं। दूरी और विस्थापन, दूरी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है। विस्थापन जो है वस्तु के द्वारा अपने स्थिति में जो परिवर्तन लाता है वस्तु, एक प्रारंभिक स्थिति और एक अंतिम स्थिति, बीच की स्थिति को नहीं देखते हैं। तो इन दोनों स्थितियों का जो अंतर होता है वो होता है विस्थापन। एक दूसरा उदाहरण है इसमें हम लोग, मान लें कोई वस्तु यदि किसी वृत्तीय पथ पे चल रहा है, और वृत्तीय पथ पे मान लीजिए इसकी त्रिज्या अगर 7 मीटर की है, और ये वृत्तीय पथ पे पूरा एक चक्कर लगाता हुआ ए से चल के फिर ए पे पहुंच जाता है, तो दूरी हो जाएगी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी इस वृत्तीय पथ पे पूरा, ये हो जाएगा 2πr, और ये होगा 2π/7, और 7 मीटर त्रिज्या दिए तो कटेगा, और ये होगा 44 मीटर। कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करके 7 मीटर की त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे चलते हुए फिर ए पे पहुंच जाती है, तो कुल कितनी दूरी तय करेगी? 44 मीटर। इसके विपरीत इसका विस्थापन कितना होगा? विस्थापन जो होगा वह कितना होगा? तो चूँकि प्रारंभिक स्थिति भी ए था और चल के अंत में कहाँ पहुँच गई वस्तु? ए पे पहुँच गई, तो इसका फिर विस्थापन जो होगा वह ए पे पुनः पहुँचा हुआ, तो विस्थापन जो है 0 होगा। ठीक है। एक और उदाहरण इसमें हम लेना चाहेंगे कि इसको हटा रहे हैं, इस त्रिभुज वाले उदाहरण को हटा रहे हैं यहाँ से। मान लीजिए एक वस्तु जो है ए से चलना प्रारंभ करी और 5 मीटर चल के ये बी पे गई, फिर बी से ए पे वापस आई, फिर 3 मीटर चल के ये सी पे गया। एक बात ही समझें, पहले वस्तु ए पे था, ए से 5 मीटर चल के बी पे गया, बी से फिर 5 मीटर वापस आके फिर ए पे पहुंचा, फिर ए से 3 मीटर पीछे गया। तो इस स्थिति में दूरी कितना होगा? कोई बताया गया? दूरी मतलब वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। कुल लंबाई मतलब वस्तु ए से चलना शुरू किया, पहले बी पे पहुंचा, फिर बी से ए पे पहुंचा, फिर ए से सी पे पहुंचा। इन सभी राशियों को जोड़ देंगे तो ये होगा 5 ए से बी पे गया, फिर 5 बी से ए पे आया, और फिर ए से सी तक 3 गया, यानी कुल जमा हुआ ये 13 मीटर। वस्तु इस पूरी क्रिया में 13 मीटर की दूरी तय कर रही है। और विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन जो है कि सदिश राशि है, और सदिश राशि मतलब अगर हम किसी एक दिशा को धनात्मक लेंगे तो दूसरी दिशा को ऋणात्मक लेना होता है। सामान्यतः हम लोग इधर की मापी गई दूरी को धनात्मक लेते हैं, तो इस दिशा की दूरी जो है ऋणात्मक होगी। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति जो है ए था, और वस्तु की जो अंतिम स्थिति है वो कहाँ पहुँचा है? वस्तु सी पे पहुँचा है, वो अभी ए के विपरीत, वो भी कितना दूर? 3 मीटर। तो विस्थापन जो है 3 मीटर होगा। तो देखिए इसके पहले दूरी विस्थापन में अंतर, त्रिभुज वाले में विस्थापन 5 आया था, वृत्त वाले में विस्थापन 0 आया, और इस वाले उदाहरण विस्थापन जो है ऋणात्मक आया। दूरी हमेशा धनात्मक आ रहा है, विस्थापन 0 भी हो रहा है, धनात्मक हो रहा है, ऋणात्मक। तो ये जो है दूरी और विस्थापन में अंतर भी है कि दूरी सदैव धनात्मक होता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य हो सकता है। दूरी सामान्यतया विस्थापन से अधिक होता है, या विस्थापन दूरी से सामान्यतया कम होती है। तो कोई ऐसी स्थिति आप लोगों के ध्यान में आ रहा होगा जिसमें दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हैं, या कौन स्थिति है जिसमें दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं? तो इसी उदाहरण में अगर हम इसको हटा दें और वस्तु सिर्फ ए से चल के बी तक जाए, इसी उदाहरण में अगर हम केवल इतना उदाहरण है कि एक वस्तु जो सीधी रेखा में चलते हुए बी तक पहुंचती है 5 मीटर, तो दूरी 5 मीटर और विस्थापन भी जो होगा वह भी होगा 5 मीटर। यानी कि जब कोई वस्तु सीधी और सरल रेखा में चलती है तो उसी स्थिति में जाके दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। अदरवाइज अगर वस्तु किसी भी दिशा में मुड़ गई तो विस्थापन का मान दूरी के सापेक्ष कम हो जाता है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आया कि दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी का मान विस्थापन से
दूरी सदैव धनात्मक होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। दूरी सदैव विस्थापन से अधिक होता है या विस्थापन सदैव दूरी से कम होता है। एक स्थिति में केवल दूरी और विस्थापन समान होता है, जब वस्तु एक सरल रेखा में चल रही होती है, तभी जाके दूरी और विस्थापन आपस में समान होते हैं। एकदम सरल आर्टिकल है, छोटी छोटी बातें हैं। इसके बाद से एक समान गति, एक समान गति। जब कोई वस्तु प्रत्येक समय अंतराल में समान दूरी तय करते, जैसे आप एक साइकिल चला रहे हो, एक समान रूप से साइकिल चलाते जा रहे हो, तो हर समय अंतराल पे तुम्हारी साइकिल जो है समान दूरी तय करेगी। उस स्थिति में उस गति को कहेंगे एक समान गति। लेकिन जब वस्तु अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करे, उस गति को कहेंगे तब हम लोग असमान गति। असमान गति मतलब अलग अलग समय अंतराल में वस्तु जो है अलग अलग दूरी तय करे, ऐसी गति को हम कहेंगे असमान गति। एक समान गति और असमान गति। एक समान गति का उदाहरण, एक समान वेग से चलती हुई ट्रेन, एक समान चाल से चलती हुई बाइक। असमान गति, असमान गति में क्या हो सकता है कि जैसे तुम्हारी साइकिल है, कभी तेज़ चलाओ कभी धीमा चलाओ, तो वो हो जाएगा असमान गति। इसके बाद से दो परिभाषा और लेंगे हम लोग। दो परिभाषा हम लेंगे। चाल लेंगे पहले, चाल। चाल तो फिजिक्स में अधिकांश परिभाषा को शुरू में ही बताया गया था कि अधिकांश परिभाषा जो सूत्र से ही आता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय। तो यहीं से समय बराबर अगर एक ले लिया, समय जो है एकांक ले लें, तो क्या हो जाएगा, तो जो है चाल जो है किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग परिभाषा में कह देते हैं कि एकांक समय में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाता है, या एकांक समय में वस्तु जितनी दूरी तय करता है उसे वस्तु की चाल कहते हैं। या और भी अगर इसको बेहतर और भी दूसरे भाषा में कहना चाहते हैं तो दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, या दूरी परिवर्तन के समय दर को चाल कहते हैं। आप जैसे चाहो इसको लिख सकते हो। दूरी परिवर्तन के समय दर को चाल कहते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी भी तरह से उसकी परिभाषा लिखी जा सकती है। तो ये हुआ चाल। चाल को हम लोग भी से दिखाएंगे, भी और दूरी को यस से और समय को टी से। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हम लोग का एक पहला सूत्र निकलेगा। फिर इसके बाद से माध्य चाल। चाल के विषय में माध्य चाल। माध्य चाल मतलब एवरेज स्पीड। माध्य चाल जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन की स्थिति क्या होती है, ट्रेन जो है कि विभिन्न स्टेशनों के बीच में कैसे चलती है। तो किसी एक स्टेशन से जब चलना शुरू करते हैं इसकी चाल बहुत धीमी होती है, फिर ये अपनी चाल को बढ़ाती जाती है, फिर ये अधिक चाल से चलती है, फिर स्टेशन करीब जाके फिर धीमे होते हैं, तो फिर यहाँ क्या होती है, रुक जाती है। तो दो स्टेशनों के बीच में ट्रेन की चाल जो असमान चाल है। अब इसके बीच में देखें तो चाल एक समान होगा, लेकिन दो स्टेशनों के बीच में देखें तो असमान। दूसरी बात कि यहाँ से हम लोगों को पहुँचना अगर यहाँ पे और बीच में बहुत सारे स्टेशन हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रेन की स्पीड कभी बहुत तेज़ होती है, कभी धीमा होती है, कभी ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है, कभी बहुत अधिक समय तक रुकती रहती है। तो इस तरह से देखेंगे कि ए से बी तक जाने में अगर दूरी कोई x किलोमीटर है या कुछ इस तरह से है और ट्रेन की चाल लगातार बदल रही है, तो फिर हम लोग यहाँ से ए से बी तक जाने का जो औसत चाल है, एवरेज माध्य चाल, वो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए माध्य चाल का मतलब एवरेज चाल का औसत
चाल का औसत मतलब कभी वह U1 चाल से U1 चाल से चलती है, कभी U2 चाल से चलती है, कभी U3 चाल से चलती है। इस तरह की जितनी चाल से वो चल सकती है, इन सभी चालों को जोड़ के क्या करें, n का भाग दे दें, ये हो जाएगा उस वस्तु का औसत माध्य चाल या औसत चाल। औसत चाल के बाद तत्कालिक चाल। तत्कालिक चाल मतलब किसी क्षण उस वाहन की चाल को देखें, किसी क्षण, जैसे मान लीजिए कि 8:40 में उसकी चाल कितनी थी, मतलब बहुत ही कम समयांतराल में उसकी चाल देखें, तो उस चाल को कहते हैं हम लोग तत्कालिक या तत्क्षणिक चाल। तो किसी क्षण वस्तु की चाल को कहते हैं लोग तत्कालिक या तत्क्षणिक चाल। और इसको हम लोग अगर इसको अगर परिभाषित करें तो बहुत ही अल्प समयांतराल लें डेल्टा टी, और उस अल्प समयांतराल में इसके बाद चली गई दूरी को लें डेल्टा एस। तो तत्कालिक चाल जो होती है, तत्कालिक चाल जो होता है वह हो जाता है लिमिट डेल टी टेंस टू 0। लिमिट का कंसेप्ट इसमें आ जाता है। डेल टी टेंस टू 0 मतलब बहुत ही कम समय अंतराल हो, उस समय जो चाल निकलता है मतलब डेल्टा भी बटे डेल्टा एस बटे डेल्टा भी डेल्टा टी, इसी को कहते हैं हम लोग तत्कालिक चाल। और गणित में इसका मतलब हो जाता है ds/dt। तो तत्कालिक चाल के लिए सूत्र मिल जाता है हम लोग ds/dt अवकलन के टर्म में। तो चाल में दो प्रकार के चाल, औसत चाल और तत्कालिक चाल। एकदम इसी तरह से बेग में भी दो प्रकार के बेग, ये तो चाल का हुआ। चाल के बाद बात करें हम लोग बेग की, तो दोनों एक ही जैसे, इसलिए उसको अभी हम लोग देख लें। बेग मतलब वेलोसिटी। तो उसमें था दूरी परिवर्तन के समय दर को चाल कहते हैं, तो यहाँ है विस्थापन परिवर्तन के समय दर को बेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन के समय दर को बेग कहते हैं। अगर किसी वस्तु का डेल्टा टी समय में विस्थापन जो है डेल्टा एस हो, तो बेग का मान जो होता है वह डेल एस बाई डेल टी के बराबर है। अब चूंकि बेग सदिश राशि है, इसलिए विस्थापन भी इधर सदिश राशि है, तो विस्थापन परिवर्तन के समय दर को बेग कहते हैं। और बेग में भी अब एक समान बेग, परिवर्ती बेग में क्या हो सकता है, माध्य वेग माने किसी वस्तु का बेग v1, v2, v3 अगर इस तरह से है, तो इन सभी बेगों को जोड़ के उस कुल बेगों की संख्या से भाग दे तो क्या निकलेगा, माध्य वेग के बाद तत्कालिक या तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो तत्कालिक या तात्क्षणिक वेग जो होता है, तात्क्षणिक वेग, इसका मान भी वही होता है जो अभी हम लोग तत्कालिक चाल का निकाले थे, कि बहुत ही अल्प समयांतराल में वस्तु जो विस्थापन कवर करता है उसी को हम लोग कहते हैं तत्कालिक वेग, जिसका मान जो है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी के ही बराबर होता है। और गणित में जाओगे तो v इक्वल टू हो जाएगा डी एस बाई डी टी। ds/dt यहाँ आगे तत्कालिक वेग होता। तो मुख्य रूप से आज इन चीज़ों को देखा गया, किन किन चीज़ों को। हाँ, यहाँ से हम लोग चाल और वेग में अंतर भी लिख सकते हैं, जैसे दूरी और विस्थापन में किए थे, वैसे चाल और वेग में भी अंतर लिख सकते हैं कि चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। चाल का मान वेग से अधिक होता है, वेग का मान जो चाल के बराबर या चाल से छोटा होता है। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है, वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है। चौथा, जब कोई वस्तु सीधी और सरल रेखा में चलती है, उसी स्थिति में वस्तु का चाल और वेग आपस में समान होता है। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि। ये छोटा सा अंतर चाल और वेग का। यहाँ के बाद जो है एक्सेलरेशन और उसके बाद का टॉपिक जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। ओके।